हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटेल सर यूपी पर। आज हम लोग पेपर फर्स्ट के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट जो 2016 में हुआ था, इसका आज ईवीएस पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें वही क्वेश्चन है जो 2016 में आए थे। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित में से किन का ध्यान रखेंगे? ऑप्शन ए, बच्चों की रुचियों का ध्यान हो। ऑप्शन बी, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। ऑप्शन सी, इसमें अधिक मूल्यवान सामग्री लगी हो। ऑप्शन डी, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि सभी बच्चों की रुचियों का ध्यान हो। बिल्कुल सही है ये। ऑप्शन बी क्या कहता है कि लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, ये भी सही है। ऑप्शन सी कहता है इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, ये आपका गलत है। ऑप्शन डी देखते हैं, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक बच्चों की रुचिकर लगे, तो ये भी जो है डी ऑप्शन सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ए बी डी, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कौन सा कथन है? ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है कि बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। ऑप्शन बी क्या कहता है कि बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने में सबसे अधिक सीखते हैं। ऑप्शन सी कहता है कि समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अधिक अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन डी है कि प्रौढ़ों के समर्थन में बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में जुटी है सहायता मिलती है। इसका कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है? इसका ऑप्शन नंबर 3 ये गलत है कि बच्चे जो होते हैं समूह के क्रियाकलापों से अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें जब बच्चे सामूहिक क्रियाकलाप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि भाषा विकास और सामाजिकता की भावना उत्पन्न होती है, जबकि अंक से कोई उसमें फायदा नहीं होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कह रहा है कि समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? पहला है दत्त कार्य, दूसरा है मौखिक प्रश्न, तीसरा है कागज पेंसिल परीक्षण, चौथा है निर्धारण मापनी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ये ऑप्शन नंबर 3 मौखिक प्रश्न सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? ऑप्शन नंबर 1, कुछ सब्जियां फल होती हैं। ऑप्शन नंबर 2, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते। ऑप्शन नंबर 3, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 जो है कि घास पौधा नहीं है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि नीचे पौधे जो बारे में दिए गए बच्चों को सहजानुभूत विचार दिए गए, इनमें से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक है? तो इसका कौन सा सही है? वो कुछ सब्जियां जो होती हैं फल होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो है कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, क्या कहा? कुछ वयोवृद्ध लोगों से पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं? उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? ऑप्शन नंबर ए चर्चा, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न पूछना, ऑप्शन नंबर सी अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी प्रयोग। कौन से कौशल की आकलन संभावना नहीं है? इसका जो ऑप्शन नंबर 4 ये सही है, प्रयोग की संभावना इसमें नहीं है।
जब प्रश्न पूछोगे तो उस पर चर्चा करोगे, ठीक है, प्रश्न पूछोगे फिर कुछ अपनी राय दोगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है, यानी कि यही ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, यानी कि जहाँ पे जिस क्वेश्चन में नहीं अगर पूछा जाता है उसको आप लोग अंडरलाइन जरूर कर लें, वरना यही क्वेश्चन जो होते हैं अधिकतर गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। ऑप्शन नंबर बी, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। ऑप्शन डी, बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही है कि बच्चों के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। ये ऑप्शन जो है गलत है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि जब वो रद्दी सामग्री से उपयोगी वस्तु बनाना सिखाएगा या बनाने को कहेगा तो उसमें क्या होगा कि कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तु की प्रदर्शनी आयोजित करना बिल्कुल सही है कि जब कूड़े से या रद्दी सामग्री से जो वस्तु अच्छी बनेगी उसको आप प्रदर्शनी में रख सकते हैं। कि बच्चे में सृजनशीलता का विकास करना, जब बच्चा पुरानी चीज़ों से नई चीज़ बनाता है तो कुछ ना कुछ वो नया करता है, तो वो सीखता है, सीखना मतलब ये कोई चीज़ को बनाने या सृजन करना है। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है कि बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण के बारे में समझने देना, यानी पुनः चक्रण, फिर उसका दोबारा से प्रयोग और उसका रूपांतरण, कागज से जैसे नाव बनाना, ये सब सिखाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। ऑप्शन सी, मेरी शक्तियाँ क्या थी। ऑप्शन डी, मुझे सचमुच में कठिन लगा। फिर पूछ क्या रहा है कि ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा, क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन होगा। ऑप्शन नंबर 2, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन होगा। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों का स्व आकलन होगा। ऑप्शन नंबर 4, शिक्षकों का जो है स्व आकलन होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन होता है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए इसका ये सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन इसका सही है? इसका ऑप्शन नंबर 3 ये सही कि बच्चों की प्रतिदिन भाषा से संबंध होनी चाहिए, यानी कि जब पर्यावरण की पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो उसमें कौन सी भाषा पे बल दिया जाता है? वो मातृभाषा पे जो होता है बल दिया जाता है। और किस पे बल दिया जाता है पर्यावरण में? इसमें सीटेट में कुछ क्वेश्चन जो होते हैं इन्हीं पे सही हो जाता है, जैसे मातृभाषा हुआ, जहाँ मातृभाषा पे बल दिया जा रहा है वो बिल्कुल सही है, या विविधता होती है वो क्वेश्चन सही होता है, ऑप्शन जो होता है वो सही होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक शिक्षक जो है अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए क्या है कि सृजनात्मकता का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी, अवलोकन का विकास करना। ऑप्शन नंबर सी, वर्गीकरण कौशल का विकास करना। ऑप्शन नंबर डी, डाटा संग्रह का विकास करना।
तो इसमें से कौन कौन से सही है? वो हमारा है ए, मतलब सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना और वर्गीकरण कौशल का विकास करना। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह कौन सा कारण है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। ऑप्शन नंबर बी सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। ऑप्शन नंबर 3 इस बात को उभारना कि किस प्रकार के मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को जो है साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस बात को उभारना कि किस प्रकार के समुदायों के जीवन और आजीविकाओं विशेष पशुओं या पौधों के घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो ऑप्शन नंबर 1 ये सही होगा। क्या है? विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कि समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। ऑप्शन नंबर सी सूचना का प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी आकलन के एक अवसर के रूप में इनका प्रयोग करना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें जो है सभी ऑप्शन सही हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन दिया गया इसमें जो है 72 से 34 तक 3 क्वेश्चन जो है 72, 73 और 74 तक आपको एक ही प्रश्न से 3 क्वेश्चन देने हैं, आंसर देने हैं। क्या है? शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग के बाद 7-8 वर्ष के बच्चों के द्वारा इस दिए गए जो उत्तर हैं इस प्रकार है। पानी गुम हो गया है, कटोरे ने पानी को सोख लिया है, आग ने पानी पी लिया है, भगवान ने पानी पी लिया है। इस पे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? ऑप्शन नंबर ए कि वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। ऑप्शन नंबर बी बच्चों के उत्तर जो है तर्क संगत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बच्चों की सोच गलत है। ऑप्शन नंबर डी बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते हैं। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं, बच्चों ने अपने अपने विचार रखे हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कहता है कि शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी जल चक्र एक मानक चार्ट है, प्रदर्शित करें। ऑप्शन नंबर सी वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद करने के लिए कहें। ऑप्शन नंबर डी उनके विचारों तक पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल सही है।
दोस्तों आपको बता दें कि जहाँ पर बच्चों के उत्तर को गलत बताया जाता है वो ऑप्शन हमेशा ही गलत होता है। और एक बात कि जहाँ पर परिभाषा या रटंत विद्या, जहाँ बच्चों को याद करना, रटना, मारना कहीं पे भी दिया हुआ है वो ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत होते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। ऑप्शन ए, जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। ऑप्शन बी, क्या होता यह जल चक्र होता ही नहीं। ऑप्शन सी, जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। ऑप्शन डी, जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है कि क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। अगर ऐसे हम कोई कुछ प्रश्न करेंगे तो बच्चे अपने अलग अलग आंसर देते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश पंजाब। ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी, उत्तराखंड और राजस्थान। इसका जो ऑप्शन नंबर 2 सही है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ये जो है जम्मू कश्मीर राज्य के पड़ोसी राज्य हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों का विवरण जो है दिया गया, उसको क्या करना है? मिलान करना है। पहला क्या दिया गया? मनाली, राजस्थान, असम और लद्दाख। चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन। जो पहला हमारा ऑप्शन है मनाली। मनाली में कैसे घर होते हैं? वो मनाली में घर जो होते हैं पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छतों वाले घर होते हैं। ए का कौन सा ऑप्शन सही है? ए का बी। राजस्थान में कैसे होते हैं? राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं जिनकी छतें कटीली और झाड़ियाँ से छाई होती हैं। तो सी का कौन सा है? सी का चौथा सही है। असम का कौन सा है कि बांस के खंभों पर जो होते हैं ऊंचे उठे हुए घर बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में कैसे घर बनाए जाते हैं? वो जो है पत्थर के बने घर जिनमें फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, ये इसका सही है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिजाइन बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, परिवर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 या 4 बार सीटेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि उनकी पशुओं की जो त्वचा पे विविध पैटर्न या डिजाइन पाए जाते हैं वो उनके किससे होते हैं? त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है उनका जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किस अधिनियम द्वारा आया था? ऑप्शन नंबर ए जो है संविधान अनुसूचित जाति आदेश 2012। ऑप्शन नंबर बी जो है भारतीय जंगल अधिनियम 1927। इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 जो है वो है जंगल अधिनियम 2007। ऑप्शन नंबर डी जो है वो है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984। इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 सही है। वो कौन सा है? जंगल अधिनियम, भारतीय जंगल अधिनियम अधिकार अधिनियम जो है ये 2007। कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों को जो है समुच्चय कौन सा है, रोगों का समुच्चय कौन सा है। पहला मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। दूसरा ऑप्शन है मलेरिया, HIV, डेंगू। ऑप्शन नंबर तीसरा कौन सा, HIV एड्स, हैजा, डेंगू। और चौथा कौन सा, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया किससे होता है, ये मच्छर से होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि घटपेड़ी पौधा या नीपेंथीस होता है का मुंह छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है, भी भारत में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर सी, मेढकों, कीड़े मकोड़ों, चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारुत की ध्वनियाँ निकालता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन नंबर 3 ये सही है, क्योंकि ये क्या करता है, मेढक, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर क्या करता है, उनको खा जाता है या मार देता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दिए गए खाद्य पदार्थों में से लौह तत्व वाले समुच्चयों को सही करना है। आंवला, पालक, गुड़। ऑप्शन नंबर बी, आंवला, पालक, आलू। ऑप्शन नंबर सी, आंवला, आलू, टमाटर। ऑप्शन नंबर डी, बंद गोभी, भिंडी और गुड़। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि आंवला, पालक और गुड़ में क्या होता है, आयरन की मात्रा अधिक होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। ऑप्शन नंबर 1 उज्बेकिस्तान से। ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अमेरिका से। ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान से। ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया से। इसका कौन सा ऑप्शन सही, वो दक्षिणी अमेरिका के लोग जो थे वो हमारे देश में मिर्च लाने वाले व्यवसायी थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों में अपना घोंसला बनाता है। ऑप्शन नंबर ए शकरखोरा। ऑप्शन नंबर बी बया। ऑप्शन नंबर सी कलचिड़ी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो है फाख्ता। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन नंबर 4 ये सही है। फाख्ता पक्षी जो होता है वो कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है या अपना आवास बनाता है। दोस्तों आवास से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं, तो एक बार एग्जाम देने से पहले आवास को आप अवश्य देख के जाइएगा। आपको आवास की जो है अलग क्लास अपलोड कर दी जाएगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटके रहता है, लटक के सोता है। जिस वृक्ष पर यह रहता है उसकी पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ऑप्शन नंबर ए लंगूर। ऑप्शन नंबर बी चिंपैंजी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी पैंडा। ऑप्शन नंबर डी स्लॉथ। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, वो है स्लॉथ। जो स्लॉथ होता है ये 17 से 18 घंटों तक वृक्ष पे सोता रहता है, और जब ये जगता है ये उसी वृक्ष की जो है पत्तियां खाता है, और इसकी जो बनावट होती है वो बिल्कुल भालू के जैसी होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बाघ, तेंदुआ, सांड। ऑप्शन नंबर बी सांप, रेशम कीट, छिपकली। ऑप्शन नंबर डी चील, गरुड़, गिद्ध। ऑप्शन नंबर डी जो है मधुमक्खी, मच्छर, तितली। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन नंबर 3 ये सही है। चील, गरुड़ और गिद्ध जो है ये
मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को ये देख सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित या नीचे दिए गए खेती के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेतों को कुछ वर्षों के लिए जो है खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं बोया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो कुछ भी उगाता है उसे उखाड़ा नहीं जाता, बल्कि काट कर जो है जला दिया जाता है। यह राख भूमि को जो है उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का सा खोदा जाता है और भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क कर बो दिए जाते हैं या बीज छिड़क दिए जाते हैं। इस प्रकार की कृषि कैसी कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए सहकारी कृषि, ऑप्शन नंबर बी झूम खेती, ऑप्शन नंबर सी सीढ़ीनुमा खेती, ऑप्शन नंबर डी सिंचाई खेती। तो ये कौन सी खेती कहलाती है? ये हमारी झूम खेती कहलाती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब कोई सपेरा अपना वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी धुनी पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? ऑप्शन नंबर एक उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों की प्रति अनुक्रिया करके, ऑप्शन नंबर बी उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, ऑप्शन नंबर सी उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, ऑप्शन नंबर डी उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर जो ए जो है वो सही है, बाकी सब क्या है ये गलत है। क्योंकि सांप जो होता है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों की अनुक्रिया करके या कंपनों को महसूस करके उस पर जो सिर इधर उधर चलाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता तथा उसके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन है सही है क्योंकि इस कथन से स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी सत्य है क्योंकि किसी आदर्श परिवार का आकार है। ऑप्शन नंबर डी सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन जो है बी सही है क्योंकि यह बिल्कुल सही नहीं है कि माँ पिता और उसके 2 बच्चे हों, क्योंकि परिवार जो होते 2 प्रकार के होते, एक होता है संयुक्त परिवार, एक होता है एकल परिवार। इसलिए इसका जो एक परिवार को वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन को पचाने में सहायता करती है। ऑप्शन नंबर ए उभयधर्मी होती है, ऑप्शन नंबर बी उदासीन होती है, ऑप्शन नंबर सी अम्लीय होती है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो है क्या क्षारीय होती है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ये इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है क्योंकि पेट में आमाशय रस की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? वो अम्लीय होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आंवला, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि दवाओं के गुण वाली पत्तियों और दवाओं के गुण रहित पत्तियां। ऑप्शन नंबर बी बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ए समूह को सही माना और बी समूह को क्या किया? गलत माना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम को प्रतिबिंबित करता है? इसका ऑप्शन नंबर ए देखते हैं कि यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है।
जिसका अर्थ भिन्न अर्थ लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, बच्चे अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों को उपयोग में कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4, वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है। इसका एक ही उत्तर सही होता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर डी ये सही है कि वर्गीकरण का जो है कार्य बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही उत्तर जो है होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल अगली प्रैक्टिस के साथ। जो सीटेट का मॉडल पेपर जो होगा वो दूसरा होगा, प्रीवियस ईयर का दूसरा पेपर होगा। आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगती तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।